आईएनए 24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश एक कदम और आगे बढ़ गया है। नर्मदापुरम में संपन्न हुई 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनसे 24,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 82 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। सरकार इन प्रयासों से लाखों हजार करोड़ के निवेश और इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलने के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस अब तक प्रदेश में हुए निवेशक सम्मेलनों के करार और उनके क्रियान्वयन पर खुली बहस की चुनौती दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश एक कदम और आगे बढ़ गया है। नर्मदापुरम में संपन्न हुई 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 18,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसके साथ ही 82 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इनसे 24,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें 3,000 एमएसएमई सेक्टर थे। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। केंद्र सरकार के वित्तीय अनुदान का सीधा फायदा हमने निवेशकों को देने के साथ साथ इस जगह के लिए प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित गति से हमने कहा आइए आप प्रदेश के निवेश में अपना भागीदार बनिए। हम भी 1 रुपए में आपको भूमि देने को तैयार है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में 6वीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव थी। इससे पहले 5 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री देश के कई महानगरों में उद्योगपतियों से सीधा संवाद कर चुके हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री हाल ही में निवेश के लिए 6 दिन के यूरोप दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी के उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। सरकार को इंग्लैंड से 60,000 करोड़ और जर्मनी से 18,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। सरकार इन प्रयासों से लाखों हजार करोड़ के निवेश और इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलने के दावे कर रही है, तो कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश में अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों के करार और उनके क्रियान्वयन पर खुली बहस की चुनौती दे रही है। एक बड़ा षड्यंत्र मध्य प्रदेश के जो आईएएस लॉबी है, ये भयानकतम षड्यंत्र कर रही है। जो षड्यंत्र शिवराज चौहान के साथ इन लोगों ने किया, धरती पे मुझे कोई उद्योग लगते हुए नहीं दिखा। वही मोहन यादव को उसी गैंग ने घेर लिया और तमाम सारी इन्वेस्टर मीट करा रहे हैं। धरती पे कोई मूर्त रूप लेता हुआ दिख नहीं रहा है। होना जाना कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता को भ्रम जाल में फंसाने का षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि उद्योगपति यहाँ पे उद्योग लगा। हर 15 दिन में 5,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रहा है, जा कर रहा पता ही नहीं चल रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश तेजी के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी औद्योगिक विकास की दर के मामले में प्रदेश को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एमपी पड़ोसी प्रदेशों से ही पीछे है। गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हमसे बेहतर स्थिति में है। ऐसे में देखना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश प्रदेश के औद्योगिक विकास में कितना मददगार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनए 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल्द ही 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सरकार इस मौके पर जन कल्याण पर्व मनाएगी, जिसमें 1 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा। दावा यह है कि सरकार ने 1 साल में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। वहीं कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सरकार जन कल्याण पर्व मनाने जा रही है। 11 से 16 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण पर खास फोकस होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को जन कल्याण पर्व को लेकर दिशा निर्देश देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जन कल्याण पर्व में सरकार 1 साल के कामों को जनता के सामने रखेगी। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं, किसान दूसरी है, महिला तीसरी है, युवा और चौथा है गरीब कल्याण।
ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और ये बहुत सफल आयोजन है, इसका प्रयास हम करेंगे। उधर कांग्रेस सरकार के जन कल्याण पर्व पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब सबको छला है। इनसे जो वादा कर वोट मांगे गए वो अधूरे हैं। न किसानों के वादे के अनुरूप फसलों का दाम मिल रहा है, न लाडली बहनों को 3000 रुपए महीने मिले, न युवाओं को रोजगार, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में सरकार किस जन कल्याण का जश्न मनाने जा रही है? देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उसके घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। किसान MSP को लेके परेशान है, इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र ला, उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं, उसी को लेके हम लोग विधायक मंच चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होंगे। जन कल्याण पर्व के जरिए सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगी तो आगे का लक्ष्य तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि जनता किसकी बातों पर कितना यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बीजेपी और मोदी सरकार को रोकने के लिए बना विपक्ष का इंडी गठबंधन बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पुअर परफॉर्मेंस के बाद गठबंधन के सहयोगी दल ही कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे। इसकी शुरुआत हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद हुई है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और मोदी सरकार को रोकने के लिए बना विपक्ष का गठबंधन इंडी बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुअर परफॉर्मेंस के बाद गठबंधन के सहयोगी दल ही कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद हुई। आपको बता दें कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस को विपक्षी दलों की किन प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। शिवसेना, कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। सपा, कांग्रेस को जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो हमारा है की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा की हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस को गहराई से आत्मचिंतन करना होगा। CPI, इंडी गठबंधन ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, जिसका बीजेपी को फायदा हुआ। NCP, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। TMC, सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का रुख आक्रामक रहा। बस यही व्यवहार कांग्रेस की चुनावी हार का कारण बनता है। आप आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। खैर, ये बात तो हरियाणा के नतीजों के बाद की थी। अब महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद तो राहुल गांधी के सामने इंडी ब्लॉक में और चुनौतियां खड़ी हो गई है। हाथों में संविधान लिए जो विपक्षी एकता सड़क से संसद तक नजर आ रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े मददगार साबित हुए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल से अलग राय दिखे। राहुल जब संसद के बाहर अडानी जप रहे थे, अखिलेश यादव संभल पर दंगल कर रहे थे। ममता बनर्जी की TMC इन दोनों से अलग बांग्लादेश की हिंसा को लेकर मोर्चा खोले हुए थी। यही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ खुली बयानबाजी भी इंडी गठबंधन की ओर से हुई। TMC ने राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने की मांग उठाई, तो सपा ने संसद छोड़कर उनके संभल जाने पर सवाल उठाए। अडानी को लेकर भी राहुल गांधी अलग थलग दिखाई दिए। ममता बनर्जी, कांग्रेस बता दे कहाँ हरा दिया है, कांग्रेस बता दे कि हाँ इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब आके दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की तो सीट बढ़ती ही चली गई। तो वो तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है उनको होना चाहिए, जो लीडर में ताकत है उसको आगे होना चाहिए। हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। सर, कल आपकी पार्टी अडानी वाले इशू पे संसद में बहस में शामिल नहीं हुई क्योंकि सारे विपक्षी दल थे, उसमें क्या कुछ खास वजह? सर,
हमारा मुद्दा सिर्फ संबल का था। अडानी का मुद्दा हमारे इकोनॉमी के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात जान की हानि की आती है तो मेरे ख्याल से प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और टीएमसी की तरह तो नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे के भी तेवर राहुल गांधी के प्रति बदले हुए नजर आने लगे। इसकी झलक शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में देखी जा सकती है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का मानना है कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को इंडी गठबंधन का हिस्सा बनाए रखने के लिए मनाने की जरूरत है। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के इन तेवरों को देखकर सवाल उठ रहा है कि कहीं देश में फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तो नहीं शुरू हो गई है। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि अब कांग्रेस को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी या बड़े भाई का हवाला देकर हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए, उसे पहले अपनी वैल्यू स्थापित करनी चाहिए। अगर कांग्रेस के रवैये में बदलाव नहीं आता तो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल एकजुट होकर फिर से तीसरा मोर्चा बना ले, इसकी संभावना से भी जानकार पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू आक्रोशित हैं। देश भर में हिंदू सड़कों पर है और वो हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहे। भाजपा भी इनके समर्थन में है और वो इसे राष्ट्र की आवाज बता रही है। उधर इस मामले को लेकर सियासत में भी तकरार है। देखिए रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें बांग्लादेश और भारत की हैं। पहली तस्वीर बांग्लादेश की है, जहां हिंदू इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले के शिकार हो रहे हैं, और दूसरी इन घटनाओं के विरोध में भारत के हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की। इसके साथ ही देश में सियासत भी दो भागों में बटी है। सबसे पहले जान लेते हैं बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी निशाने पर, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है। उनके वकील रमन रॉय पर घर में घुसकर हमला किया गया। रमन अभी ICU में है। पूरे बांग्लादेश में हिंदू घरों में भी सेफ नहीं है। पता नहीं कब कौन हमला कर दे। असहाय हिंदू भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और धर्म के बारे में जब पूछा, मैं बोला मैं हिंदू, तो वो सुनने के बाद ही वो लोग ने मुझे खींच के एक किनारे पे ले गए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिनमें 1.5 करोड़ हिंदू हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी हिंदू आक्रोशित हैं। देश भर में हिंदू सड़कों पर है। वो हिंदुओं की सुरक्षा की मांग और बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाजपा भी इनके समर्थन में है और वो इसे राष्ट्र की आवाज बता रही है। बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जनहानि नहीं करना चाहिए, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम प्रदर्शन में आए हुए हैं और ये गलत हो रहा है बहुत ज्यादा। उसको किसी भी तरीके से रुकवाना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको होना चाहिए, खंडन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो हिंदुओं को हो रहा है उनको विरोध करना चाहिए, सबको जितने हो रहा है। सामाजिक स्तर पर इस देश में सदैव जन जागृति आती रही है और ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में जो चल रहा है, जो हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है, उसके खिलाफ है और इसमें सभी समाज सामने आ रहे अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। ये अनुकरणीय है। उधर इस मामले को लेकर सियासत में तकरार है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटना की निंदा कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर ब्रिटिश सांसदों ने चिंता जताई। ब्रिटिश सांसदों ने इसे हिंदुओं के सफाये की कोशिश करार दिया है, लेकिन संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले हो या गाजा पर आंसू बहाने वाले, देश की कथित सेक्युलर फोर्स की जुबान नहीं खुल रही है। हाँ, भारत की सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज इंदिरा गांधी होती तो ये होता, वो होता। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने अपने शौर्य, पराक्रम और कूटनीति से किया। उस बांग्लादेश की ये हालत हो गई कि वहाँ हिंदू रहने की स्थिति में नहीं है। क्या डिप्लोमेसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दूतावास क्या कर रहा है वहाँ पर जो, और क्या विदेश मंत्री कर रहे हैं? बांग्लादेश से कहिए
कि हम आपके साथ आयात निर्यात के संबंध खत्म करते हैं, व्यापारिक संबंध खत्म करते हैं। हम सब प्रकार के आपसे राजनयिक संबंधों का निषेध कर देंगे अगर ये अत्याचार नहीं रुका तो। ये तो कर नहीं रहे, यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ जुलूस निकालने से अत्याचार रुक जाएगा? हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते। भाजपा के इन आरोपों को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ साल पहले मोदी सरकार ने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ऐसे ही अत्याचारों के शिकार हिंदुओं और दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए जब नागरिक संशोधन विधेयक यानी कि CAA पेश किया तो सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाम विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए थे। आज जब पूरी दुनिया में सहिष्णु लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, भारत में इस मसले पर सियासी कलह है। इन हालातों में सवाल यही खड़ा है कि आखिर बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को कैसे राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सनातन संस्कृति के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ रही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार फिर एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने जा रही। गीता जयंती के तहत मध्य प्रदेश में 8 से 11 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 8 दिसंबर को गीता जयंती के कार्यक्रम के साथ साथ 8 से 11 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं और गीता के सार्थक संदेशों का प्रचार किया जाएगा। उधर कांग्रेस इस तरह के आयोजनों को धर्म की आड़ लेकर जनता के मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हर लीला से लोक कल्याण का संदेश दिया, लेकिन लोक कल्याण सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। वो धर्म के नाम पर इवेंट कर जनहित से मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सनातन संस्कृति के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ रही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार फिर एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने जा रही है। गीता जयंती के तहत मध्य प्रदेश में 8 से 11 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 8 दिसंबर को गीता जयंती के कार्यक्रम के साथ साथ 8 से 11 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं और गीता के सार्थक संदेशों का प्रचार किया जाएगा। गीता जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के बीच गीता के संदेशों का प्रचार प्रसार और ज्ञान परीक्षा का आयोजन भी होगा। इस्कॉन संस्था के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गीता जयंती के कार्यक्रम 8 दिसंबर को प्रख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला का गीता संवाद, 9 दिसंबर को श्री कृष्ण आधारित महानाट्य कृष्णयायन की प्रस्तुति, 10 और 11 दिसंबर को कई आध्यात्मिक विभूतियों के व्याख्यान और सांगीतिक प्रस्तुतियाँ। 11 दिसंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में गीता का सस्वर पाठ करने के लिए हजारों आचार्य एकत्रित होंगे, जिससे नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे साधु बैंड की प्रस्तुति और गीता आधारित प्रदर्शनी भी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के जन जन तक भगवान श्री कृष्ण का संदेश पहुंचे, इसी दिशा में यह आयोजन है। हमारे यहाँ गीता जयंती का भी पर्व आने वाला है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीला की उन स्थानों को भी हम धूमधाम को चैतन्य बनाते हुए जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही तो उज्जैन का भी है, जहाँ उनने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का संस्थान बना। आचार्य संदीपनी का वो अद्वितीय योगदान है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए एक तरह से मान के चलो कि भगवान कृष्ण अगर मथुरा से उज्जैन नहीं आते तो हो सकता गीता सामने नहीं आती, क्योंकि वो आश्रम का प्रसाद है कि पवित्र गीता, वो हम सबके बीच में, उसको भूलना नहीं है, स्मरण रखना। ऐसी कई सारी बातों को सरकार के साथ करते रहेंगे। देखिए, विकास भी विरासत भी, ये मूल मंत्र सरकार का सदैव रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की भाजपा सरकार जब से बनी है तब से इस मूल मंत्र पर हम और तेजी से बढ़े जा रहे हैं। हमने जन्माष्टमी भी बनाई, हमने गोवर्धन पूजा भी की, हमने शस्त्र पूजा भी की और जीवन के सर्वोत्तम ज्ञान को अगली पीढ़ी तक सौंपने के लिए हम गीता जयंती भी बनाएंगे। ये हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो नई पीढ़ी तक, समाज तक और अच्छे से पहुंचे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस इस तरह के आयोजनों को धर्म की आड़ लेकर जनता के मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दे रही है।
कांग्रेस का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हर लीला में लोक कल्याण का संदेश दिया, लेकिन लोक कल्याण सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। वो धर्म के नाम पर इवेंट कर जनहित से मुंह छिपाने की कोशिश कर रही है। कोई भी जयंती तो एक दिन होती है, हफ्ते 15 दिन तो होती नहीं है। तो सरकार ये जो इवेंट करने वाली है वो कृष्ण की शिक्षाओं पर केंद्रित है या जो है भाजपा की राजनीति पर केंद्रित है? इस बात की उन्हें जो है समीक्षा करनी चाहिए। कृष्ण की जो गौ माता है वो सड़कों पे बैठी हुई है, गौशालाओं में उनको चारा नहीं दिया जा रहा है, और हम गीता की जो है जयंती मनाना चाहते हैं। किसानों के पास जो दूध का किसान है उसका जो है दूध खरीदा नहीं जा रहा है, गीता जयंती मनाना चाहते हैं। कृष्ण तो जो है नंदगांव के बच्चों को दूध मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए मटकी फोड़ रहे थे। कुछ मटकियां ये भी फोड़े ताकि मध्य प्रदेश के बच्चों के हाथ में नौकरी आए, मध्य प्रदेश के बच्चों के हाथ में दूध आए। तो गीता तो जो है जब आपके अंदर भगवान का गीत उतर जाए तो गीता है, नहीं तो क्या मतलब। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये पहला हिंदुत्ववादी कार्यक्रम नहीं है। पहली कैबिनेट बैठक में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, खुले में मांस की बिक्री पर भी पाबंदी। सरकारी रूप से 19 दिन तक चला श्रावण उत्सव। जन्माष्टमी पर सरकारी स्कूलों की छुट्टी रद्द, कृष्ण भक्ति के कार्यक्रम। कृष्ण का जन्मोत्सव सरकारी तौर पर मनाया गया। हर ब्लॉक में एक बरसाना गांव, तहसील में गीता भवन। श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को मिलाकर श्री कृष्ण पाठ्य। महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी संघ के विचारकों की किताबें। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर बैन। सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन। विपक्ष सरकार के इन सनातनी कदमों को जनता से जुड़े मुद्दों से मुंह चुराने और लोगों को धर्म की आड़ में गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। अब देखना ये है कि जनता सरकार के इन कदमों को किस रूप में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। 16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस चुनावी वादों और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। उधर सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। 16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा उठी है। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ गई है। कांग्रेस चुनावी वादों और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं और प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया गया है। 20-22 साल होने आए, कई इन्वेस्टर मीट हुई, सरकार कहती रही 1 लाख करोड़ आया, 2 लाख करोड़ आया, MOU साइन हुई। क्या वो MOU धरातल पर वहां फैक्ट्रियां लगी? क्या विकास हुआ? अगर आर्थिक विकास होता तो आज मुझको लगता प्रदेश को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 60,000 करोड़ की लंदन से घोषणा तो कर दी, कब लगेगी, कब MOU बनेंगे, वो कब आएंगे, ये भविष्य की भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, सभी कमेटी के सदस्यों ने सबने तय किया है कि विधानसभा घेराव को लेकर इस पर धरना किया जाएगा। संकल्प पत्र के धोखे को 1 साल में रोज जीते हुए भी मध्य प्रदेश की जनता ने लगभग 11 महीने में किसी देश के किसी राज्य में 30 बार कर्ज नहीं लिया। जो संकल्प पत्र की बात आई सबसे पहले, इसका तो कुछ भी नहीं किया। ये कर्ज लेने में पारंगत सरकार है। एक व्यक्ति पे भी लगभग 50,000 रुपया कर्ज हो गया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार से और सदन में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सारे विधायक करेंगे कि व्हाइट पेपर जारी करो प्रदेश की आर्थिक स्थिति। ये कर्ज लेते हो तो आप कितना सरकार की जनता के हित में लगाते हो। हम सरकार को जगाएंगे कि आप 3100 के दाम नहीं दोगे, 6,000 के सोयाबीन के दाम नहीं दोगे, 450 का गैस सिलेंडर नहीं दोगे, बहनों को, लाडली बहनाओं को आवास की योजना का लाभ नहीं दोगे जो कहा है आपने, इसमें 3,000 लाडली बहनाओं को नहीं दोगे, तो फिर विपक्ष अपना काम करेगा। उधर सत्ता पक्ष भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होगी। भाजपा का दावा है कि उसने जनता से जो भी वादे किए थे वो सभी पूरे किए जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में 456 बिंदु थे, जिसमें 310 संकल्प पर काम शुरू हो गया है।
रही बात कर्ज की, तो विकास के लिए लिया जा रहा और औसतन देखें तो इससे ज्यादा कर्ज तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लिया था। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, विकास को मूर्त रूप देना, किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है। हमने 25,000 करोड़ लोन लिया। कमलनाथ जी की सरकार इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए। कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 16 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करने जा रही है। पिछले कुछ सालों के राजनीतिक पैटर्न को देखें तो विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारियों में कोई खास अंतर नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी चुनावी वादों पर बढ़ते कर्ज पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सदन में शोर शराबे के अलावा सरकार की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टे सत्ता पक्षी विपक्ष पर भारी पड़ा है। देखना यह है इस बार वो सरकार को किस हद तक घेर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।